सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट आप लोग ज़रूर देख लेना, तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आने वाला है। हम लोग एक स्टोरी की तरह पॉइंट वाइज इसको पढ़ने वाले हैं और ये क्लास पेड क्लास से भी ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप लास्ट तक इसको देखोगे पॉइंट वाइज। और जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं वो वीडियो को पॉज करके साथ में ही नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू कर लेते हैं अपना आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2। इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम फुल पढ़ने वाले हैं और काफ़ी आपको इसमें इंटरेस्ट आने वाला है अगर आप लास्ट तक देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जान लेते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और यह सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की है। और इस सभ्यता का विकास की बात करें तो ये विकास हुआ था, यानी कि इसकी समय सीमा थी 2500 बीसी से 1750 बीसी, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब हम बात कर लेते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किन नामों से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते थे और इसी को कहते थे प्रथम नगरीय सभ्यता। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके समकालीन यानी कि आसपास कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो चीन की सभ्यता जो कि हांगो नदी के किनारे थी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे थी। तो ये थी तीन सभ्यताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसी कारण इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं या फिर ये सिंधु सभ्यता कहलाती है। इस सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, यानी कि हड़प्पा एक नगर है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है। दोनों एक ही चीज़ें हैं और इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि पहली बार इसको किसने खोजा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो पहली बार इस सभ्यता को 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा था और पहली बार सर्वेक्षण किसने किया था, तो वो किया था जेम्स कनिंघम ने 1853 में, और ये पुरातत्व विभाग के जनक भी थे। अब हम बात कर लेते हैं, उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी, तो ये की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो था त्रिभुजाकार। और सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो ये थे पेज फर्स्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर सेकंड पे। बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ, सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक रहा। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सरकार को दी, क्योंकि उस समय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर तक। वहीं बर्टन बंधुओं ने बताया हड़प्पा सभ्यता के विषय में सरकार को। अब हम बात करते हैं सबसे प्राचीन नगर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर भिलवाड़ा, जो कि हरियाणा में पड़ता है और इसको 2014 में खोजा गया था। लगभग ये 7500 बीसी पुराना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकार की बात करें, सिंधु सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार यानी ट्रेंगुलर शेप में। समाज की बात करें तो ये मातृ सत्तात्मक थी, यानी यहाँ पर महिला प्रधान समाज था। बात करते हैं सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़े नगर की बात करें, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सबसे प्राचीन नगर है और ये सबसे बड़ा नगर है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी, जिसकी खोज हुई थी हरियाणा में, यानी हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। 1947 में लगभग 40 स्थल जो हैं वो खोज लिए गए थे और 2014 तक अभी तक 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं
कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये थी भाव चित्रात्मक। ये अपठनीय है, मतलब इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। पूजा किसकी होती थी, तो पशुपति और मातृ देवी जो है उर्वरता की देवी जिन्हें कहा जाता था, इनकी पूजा होती थी। पवित्र पशु की बात करें तो कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। व्यवसाय क्या था, व्यवसाय था इनका मोस्टली आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। चलते हैं अगले पेज पे। तो हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता दो टीलों में विभक्त थी। ये दो टीले कौन कौन से थे, एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। बात कर लेते हैं, पूर्वी टीले में रहते थे श्रमिक वर्ग के लोग, लेबर वगैरह, और पश्चिमी टीले की बात करें तो इसे दुर्ग टीला भी कहा जाता था, इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एकमात्र ऐसा नगर जो 3 टीलों में विभक्त था, जो था धौलावीरा। इसमें 3 टीले थे, दुर्ग टीला, मध्यम टीला और निचला टीला। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी बिंदु कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। बात कर लें सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और अब हम बात करने वाले हैं जो पश्चिमी बिंदु है, वो है सुतकांगडोर। तो सबसे पश्चिमी बिंदु की मैं बात कर रहा था, वो है सुतकांगडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे पड़ता है। ये थे सिंधु सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। अब हम चलते हैं अगले पेज की ओर। अब हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, वो निम्न प्रकार हैं। इनकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये किस नदी के किनारे पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा नगर की, जिसकी जो खोज है सबसे पहले हुई थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा नगर पड़ता है मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में, और ये रावी नदी के किनारे है। खोज कब हुई थी, 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की, तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। खोज हुई थी 1922 में। खोजकर्ता कौन थे, वो थे रखलदास बनर्जी। और नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज हुई थी 1931 में। खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार। और नदी कौन सी है, सिंधु नदी के किनारे ये पड़ा है। बात करते हैं धौलावीरा की, तो धौलावीरा कच्छ जिला, गुजरात में पड़ता है। खोज हुई थी 1967 से 68 के बीच। खोजकर्ता कौन थे, RS बिष्ट और JP जोशी खोजकर्ता थे। नदी कौन है, लूनी नदी है, जिसके किनारे ये पड़ता है। बात करें लोथल की, तो लोथल पड़ता है अहमदाबाद, गुजरात में। इसकी खोज होती है 1954 में। खोजकर्ता कौन है, SR राव खोजकर्ता है। और नदी कौन सी है, नदी है भोगवा नदी। अब हम बात करने वाले हैं बनावली की। बनावली हिसार, हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज हुई थी 1974 में। खोजकर्ता थे RS बिष्ट। बात करते हैं अगले पेज की, तो हम लोग आ चुके हैं अगले पेज पे। बात कर लेते हैं कालीबंगन की। यह हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में पड़ता है। खोज हुई थी 1953 में। खोजकर्ता थे अमलानंद घोष और BK थापर। नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे कालीबंगन पड़ता है, तो ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। बात कर लेते हैं रोपड़ की, तो रोपड़ पड़ता है पंजाब में। इसकी खोज होती है 1953 में। और खोजकर्ता है YD शर्मा। YD शर्मा से तात्पर्य है यज्ञदत्त शर्मा। बात कर लेते हैं राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। खोज हुई थी 1963 में। और इसके खोजकर्ता मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि राखीगढ़ी जो है, इसकी खोज की थी अमरेंद्र नाथ ने। नदी कौन सी है, घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी पड़ता है। बात कर लेते हैं सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज हुई थी 1964 में। खोजकर्ता है JP जोशी। और नदी कौन सी है, शादी कौर नदी, इसके किनारे पड़ता है सुरकोटदा। अब हम बात करने वाले हैं कि इन स्थलों से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। तो हड़प्पा स्थल की बात कर लेते हैं। यह एक सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था। यह स्थल मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। शव दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और R37 कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं।
सुरक्षा दुर्ग का साक्ष्य मिला है और ग्रिड पद्धति से जो घर बनते थे उनके साक्ष्य मिले, जहां पे घरों के दरवाजे बाहर की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुलते थे। बात करते हैं अगले पेज की। तो बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और ये सिंधु घाटी का बगीचा भी कहलाता है। सर्वाधिक जनसंख्या तथा दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी इसे कहते हैं। बात करते हैं मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसे कहते हैं। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला, बुने कपड़ों के साक्ष्य मिले, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली और पशुपतिनाथ शिव की एक मूर्ति भी यहाँ से मिलती है। बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर है या दुर्ग रहित है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले? मेकअप की सामग्री, मनका, सुई, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता और अलंकृत ईंटें यहाँ से मिली हैं। अब हम बात करने वाले हैं लोथल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सिंधु नदी का एक यानी सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ सबसे बड़ा गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? डॉक यार्ड, यानी जहाँ पे जो जहाज हैं वो रहते हैं। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, अंदर की ओर ना खुल के सड़क की ओर। यहाँ पर युगल शवाधान भी मिला है, यानी कि एक साथ दफनाने की प्रक्रिया होती थी और सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं और हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। ये पीसीएस के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। चलते हैं अगले और लास्ट पेज पे। तो बात कर लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यताएं की विशेषता जो है। सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं वो एक बार में आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, नालियां ढकी हुई थीं, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, इनका समाज मात्र सत्तात्मक था और लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, इसे पढ़ा नहीं जा सकता था और लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं का तात्पर्य है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर। इस सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे और सिंधुवासी जो थे वो कपास के प्रमुख उत्पादक थे। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या रहे। अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण ऐसा हुआ है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा वाह्य एवं आर्य का आक्रमण हुआ, इस वजह से सभ्यता खत्म हुई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट और एस.आर. राव ने कहा कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता खत्म होती है। आशा करता हूं आपको सिंधु सभ्यता समझ में आ गई होगी। जो टॉपिक टीचर आपको 1.5 से 2 घंटों में नहीं पढ़ा पाते हैं वो टॉपिक केवल मैंने आपको पढ़ा दिया है 12 मिनट 53 सेकंड यानी कि 13 मिनट के करीब। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।